और सबसे पहला क्वेश्चन HNO3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है वो होता है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि HNO3 को अगर थोड़ी देर के लिए रख दोगे या सनलाइट की प्रेजेंस में इसका कलर येलोइश ब्राउन हो जाता है। येलोइश ब्राउन क्यों? इंपॉर्टेंट। और इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनते रहो। येलोइश ब्राउन होने का रीजन एक है, वो ये है कि HNO3 को अगर तुम रख देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने पे वो जो चीज बनाता है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसकी जनरल रिएक्शन देखो अगर, तो ये होती है, नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसकी वजह से येलोइश कलर आ रहा है, ये ध्यान रखना। ये है वो, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तुम लोगों ने देखा होगा लैब में, अगर तुम गए हो तो तुमने देखा बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से येलोइश कलर इंपार्ट होता है। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर मान लो नाइट्रिक एसिड का येलो कलर तुम्हें खत्म करना है, तुम चाहते हो कि वो येलो कलर गायब हो जाए, तो तुम क्या करो? येलो कलर गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, उस लिक्विड से बबल पास करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई एयर को पास कर लो या फिर डाइल्यूशन कर दो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, उसका येलो कलर क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यार नाइट्रिक एसिड में जो येलो कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो येलोइश ब्राउन कलर कुछ हद तक की तुम्हें अगर लैब्स में देखने को मिलेगा तो देख लेना, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HNO3। HNO3 की यही एक खासियत इसको अलग बनाती है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है HNO3 या एसिडिक नेचर उसका ज्यादा अच्छा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और इसका एक और रीजन भी होता है, वैसे तो HNO3 क्या है? एसिड है, जैसे H2SO4 है, Cl है, वैसे ही HNO3 एक एसिड भी है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, ये बड़ा जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट अगर तुम्हें ध्यान नहीं है तो उसका मतलब यार तुमने थोड़ा सा पढ़ा बंद कर दिया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है वो कोई भी कंपाउंड जिसके साथ वो रिएक्ट करने जा रहा है उस कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन जोड़ दे या उससे हाइड्रोजन को रिमूव करा दे। ये मेन कंसेप्ट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो HNO3 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज मारता है। नॉन मेटल्स हैं, कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब को ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो ये नॉन मेटल्स हो गए। दूसरा जो मेटल्स हैं, जनरली जो तुम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हो, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगी क्लास 8th में तुम लोगों ने पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स नोबल या इनर्ट कह लो, कम लेस रिएक्टिव होते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी ये डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हालांकि प्लैटिनम गोल्ड को ये नहीं कर पाता, लेकिन सिल्वर और कॉपर वगैरह को ये ऑक्सीडाइज कर डालता है। ये इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है। तीसरा कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह को ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। चौथी चीज तो तुम जानते हो इसका एसिडिक नेचर है। लेकिन ये तीन मेन रिएक्शंस होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट HNO3 के बारे में पूछी जाती हैं। जैसे HNO3 का जो रिएक्शन अगला करने जा रहे हो वो इंपॉर्टेंट बनेगा, उसका रीजन ये है तुम्हारे बोर्ड्स में मिलते हैं तुम्हारे पास। इनफैक्ट अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो सीनियर क्लासेस में भी ये रोल दिखेगा इसका, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का और साथ में डाइल्यूटेड दोनों ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये इसकी कुछ रिएक्शंस देखो, स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ रिएक्शंस देखो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है HNO3 से रिलेटेड या HNO3 से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज ट्रीटेड विद कॉपर। कॉपर एक मेटल है याद रखना, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे आता है। पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन HNO3 इज ट्रीटेड विद कॉपर या कॉपर इज ट्रीटेड विद HNO3, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन या फिर रिएक्शन। दोनों तुमसे पूछी जा सकती है कि बताओ रिएक्शन क्या हो रही। अगर वो डाइल्यूट देना चाहे तो डाइल्यूट दे, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड देना चाहे तो कॉन्सेंट्रेटेड दे। दोनों के ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मान लो डाइल्यूट के साथ कोल्ड डाइल्यूट अगर HNO3, अब कोल्ड डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, हॉट डाइल्यूट का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, कोल्ड डाइल्यूट का मतलब तो डाइल्यूशन ज्यादा है। तो अगर मान लो डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग HNO3 की एक सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, HNO3 ऑक्सीडाइज होने पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है।
नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, अलग अलग चीजें हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हो जाती है कि हम कॉपर के साथ जो रिएक्शन करा रहे हैं वो क्या। जैसे मान लो तुम्हारे पास कॉपर की रिएक्शन अगर हम लोग डाइल्यूट के साथ करा रहे हैं इसके साथ, तो कॉपर की जब तुम रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रिक एसिड की देखो कितनी खूबसूरत सी रिएक्शन होती है कि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बनता है। कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है, ये सोल्यूशन में तुम्हें दिखेगा अगर तुमने टेस्ट करा है, लैब में टेस्ट करवाओ। अगर मान लो टीचर नहीं करवा रहा है तो उनसे बोलो करवाने के लिए, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। कॉपर जो है, कॉपर नाइट्रेट डिसॉल्व हो जाता है यार, कॉपर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड एक तो कॉपर नाइट्रेट बनाई दे रहा है, दूसरा तुम्हारे पास क्या बन रहा है, वाटर बन जाएगा, उसको किनारे करो। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जानते हो क्या है, ये स्पीशी नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेशलाइज्ड है। कब? ये किस केस में आएगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में। ये डाइल्यूटेड फॉर्म में, अगर नाइट्रिक एसिड तुमसे डाइल्यूट फॉर्म में दिया गया तो याद रखना ये इसका पार्ट होगा। और अगर मान लो, वैसे क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, कोल्ड डाइल्यूट, जो कॉपर की रिएक्शन है सेम वही रिएक्शन जिंक की भी होती है, सेम वही रिएक्शन आयरन की भी है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखो, यहां का ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता, नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही ये रिलीज होती है फर्दर रिएक्ट कर जाती है ऑक्सीजन के साथ। जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है ना, उसके साथ रिएक्ट करती है और बना देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर। तो ये एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें मिलता है किस केस में, अगर तुमने डाइल्यूट HNO3 का यूज किया है। लेकिन अगर मान लो तुमसे ये पूछ लिया गया, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन भी तो बनता है ना कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक तरफ केवल डाइल्यूट नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड भी है, तो अगर मान लो कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया गया तब तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तब और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, कॉपर ले लिया जाता है। ये देखो नाइट्रिक एसिड फिर से, लेकिन इस बार नाइट्रिक एसिड हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड। ट्रीट करोगे तो ये कंपाउंड बनेगा कॉपर नाइट्रेट में, अगेन ब्लू कलर तुम्हें मिल रहा है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि नाइट्रिक एसिड तुम लेकर चले हो, कॉपर नाइट्रेट बन गया, H2O बन गया, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खासियत क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस है और आराम से तुम्हें ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। नाइट्रोजन, अगर मान लो तुम्हारे पास दो टेस्ट ट्यूब और हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का डिफरेंस देते हैं, दोनों में कॉपर डाल दो, एक में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे, समझ लेना वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही। तो इंपॉर्टेंट, सेम यही रिएक्शन किसके लिए, जिंक के लिए है, लेकिन आयरन के लिए थोड़ी सी रिएक्शन डिफरेंट होती है, क्योंकि आयरन जो है वो फेरिक सल्फेट बना देता है। तो वहां पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि आयरन ले लिया और 6HNO3 वहां पे लेकर चलो, नाइट्रिक एसिड हाई क्वालिटी में आ रहा है, Fe2SO4 होल थ्राइस तुम्हारे पास बन गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ में तुम्हारे पास वाटर बन जाएगा, वाटर बना और साथ में फिर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गई। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन के केस में फेरिक सल्फेट बनता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर मान लो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एक आयरन का, तो उस केस में हमारे पास ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना कि सॉरी हमने नाइट्रेट या सल्फेट नहीं, यहाँ नाइट्रेट होना चाहिए, तो ये नाइट्रेट होगा, यहाँ पे FeNO3 होल थ्राइस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, फेरिक नाइट्रेट बनता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब चीजों को ध्यान रखना, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जब तुम आयरन को या कॉपर को लेके डील कर रहे होगे। तो ये ऑब्जर्वेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कुछ रिएक्शंस और इंपॉर्टेंट देखो। तो जैसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हम दिखाना कि डाइल्यूट HNO3 के ऊपर तुम्हें बहुत से केसेस मिलते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी रिएक्ट नहीं करते। इसको कहते हैं पैसिविटी, पैसिव हो जाते हैं, क्योंकि HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो इन एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज करा देता है, जिसकी वजह से एक थिन लेयर आती है। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको ये जो रिएक्ट पैसिविटी आ जाती है, जो पैसिविटी आती है उसमें से कौन कौन से हैं। आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट भी है, निकेल है, क्रोमियम है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या आता है, एक लेयर बन जाती है, थिन प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है यहाँ पे।
थिन प्रोटेक्टिव लेयर, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वैसे तो रिएक्ट करना चाहिए लेकिन उसके बावजूद ये रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि HNO3 के साथ ये रिएक्ट जब करते हैं तो HNO3 के साथ क्या है, थिन बहुत पतली सी एक लेयर हो जाती है जो फर्दर उस मेटल को रिएक्ट नहीं होने देती। इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करते, कोई और वजह नहीं होती। ये रिएक्टिव है लेकिन उसके बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर एक पतली सी लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है इनके, जैसे मान लो ये HNO3 के साथ, तो ऑक्साइड की, आयरन के ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर बन जाएगी, कोबाल्ट के ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर बन जाएगी। अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं होने देगी। भाई कोई चीज अगर ढक जाएगी तो वो रिएक्ट कहां करेगी, तो इनके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है जिसकी वजह। और इसी तरह से जैसे मान लो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जर्वेशन लिखते हुए चलना, अगर मान लो लिख रहे हो तो सल्फर, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मान लो रिएक्शन हो रहा है तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है कि सल्फर के साथ हम ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे। तो ये बना देता है तुम्हारे पास, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, साथ में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगेन हमारे पास कौन सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात हो रही, तो हमारे पास सिंपल सी बात क्या है कि यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कार्बन की भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बन को सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जो गैस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पता है फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होती है, तो अगर कहीं स्प्लिंटर जल रहा है, बर्निंग स्प्लिंटर, तो उसमें जैसी कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो क्या होगी, बुझ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे अगर मान लो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन तुम कार्बन के साथ देखोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद तुम्हारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4NO2, सॉरी ये हमारे पास 4NO2। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि हमारे पास किस चीज का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। इसी तरह से फास्फोरस को भी ये फास्फोरिक एसिड में, आज चलो देख लेते हैं, फास्फोरस को भी फास्फोरिक एसिड में ये कन्वर्ट कर रहा है। ये देखो अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रियो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि हमारा फास्फोरस वो कन्वर्ट हो रहा है। ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इसलिए फास्फोरस को ये फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो इसके जैसे हम लोगों ने क्या बात की है कि यहां पे ये तुमने वाटर मॉलिक्यूल बन गया और साथ में आप एक और चीज बनी, वो क्या है कि वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो हर जगह बनी रही। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं ये। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में बात करो तो हाइड्रोजन सल्फाइड को HNO3 कन्वर्ट कराता है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जो सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वो जनरली ऑक्सीडाइज तो होता है, लेकिन ऑक्सीडाइज होने पे कहां जाता है, वो कन्वर्ट होता है सल्फर में। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि हाइड्रोजन सल्फाइड नाइट्रिक एसिड जब उसे ऑक्सीडाइज कराता है तो वो सल्फर बनाता है। इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, क्या यूज करते हैं और किस तरह से नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब नाइट्रिक एसिड का पहला क्वेश्चन सुनो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन देखो, मान लो हमने सोडियम नाइट्रेट ले लिया, NaNO3, अगर हम इसे ट्रीट करे दे रहे हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो हमारे पास सीधी सी चीज, एक तो हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। कब, अब यहां पे फिर से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दो कंसेप्चुअल यहां पे बनते हैं कि अगर यहां पे टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। देखो क्वेश्चन की भरमार सुनो। पहली चीज, why we don't use nitric acid in place of किसके, H2SO4। नाइट्रिक एसिड या HCl हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि HCl भी नॉन वोलेटाइल है, रिएक्ट ही नहीं करेगा। HCl एक वोलेटाइल कंपाउंड है और वोलेटाइल कंपाउंड आसानी से क्या हो सकता है, वेपराइज हो सकता है, तो रिएक्शन हो गई नहीं। जब एसिड ही गायब हो गया, वेपराइज करके बाहर चला गया, HCl के बारे में बात करें, अगर HCl वोलेटाइल है, बहुत आसानी से वेपराइज हो जाता है, तो उसको इतने हाई टेम्परेचर पे जैसे ले जाओगे तो गायब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सेपरेटर्स जिसमें हम ये रिएक्शन कराते हैं वो ग्लास सेपरेटर्स है। याद रखना HNO3 इज अ वेरी कोरोसिव मटेरियल, बहुत करोसिव होता है।
तो अगर ग्लास मटेरियल का नहीं लेकर चलोगे, रबर या कॉर्क वगैरह इन जनरल जो यूज होता है, तुमने देखा होगा एपरेटस, तो उसमें दिखता है कॉर्क या रबर वगैरह को यूज करोगे तो ये HNO3 क्या करता है, उसको कोरोड कर देगा, कोरोड करेगा। किसको? रबर या कॉर्क। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर मान लो हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, टेम्परेचर इज मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है इस रिएक्शन में। तो अगर मान लो टेम्परेचर हमने 200 डिग्री से ऊपर कर दिया, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम और नई खड़ी हो रही है, वो ये है कि नाइट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पेटरे कहते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन, हम लोग जो इंडियंस हैं वो चाइल्ड सॉल्टपीटर कह देंगे, लेकिन चिली सॉल्ट पेटरे, तो ये एक नाम याद रखना। इसी तरह से इसको रिएक्ट कराते हैं। अगर मान लो हमने टेम्परेचर 200 अबव 200 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो प्रॉब्लम जानते हो क्या आ रही? तो पता है H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 2 है। तो ये कंपाउंड बना लेगा अगर हमने टेम्परेचर कितना रखा, 200 डिग्री से ऊपर। तो हमारे पास जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है Na2SO4। बेकार स्टिकी मटेरियल, जो HCl के बारे में पढ़ा है, HCl में भी यही होता है, ये स्टिकी मटेरियल, और स्टिकी मटेरियल होने की वजह से ये जाके अपरेटस को बर्बाद करता है, ग्लास अपरेटस खराब हो जाता है। टेम्परेचर हाई रखने से जो अपरेटस ग्लास का है उसको नुकसान हो सकता है, इट मे ब्रेक, क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर हाई करोगे तो अपरेटस टूटने का डर रहता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि भाई टेम्परेचर हाई कर रहे हो, इसका मतलब फ्यूल कंजम्पशन भी तो हाई हो रहा है, तो फ्यूल की लागत बढ़ जा रही है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। इसको देखो, ओसवाल्ड प्रोसेस हमारे पास आता है, क्योंकि ओसवाल्ड, ये तो हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गया, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कोई बड़ी चीज नहीं होती। ओसवाल्ड प्रोसेस में 3 चीजें तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि इसकी रिएक्शन को वैसे तुम्हें डिटेल करना पड़ेगा, लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, हम स्टार्ट करते हैं तो पहले ही क्वेश्चन इसका ऑब्जर्वेशन के ऊपर बन जाता है। हालांकि वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी पहला जो होता है, इसको हम जो जहां पे करते हैं वो होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। वैसे तो इसके अभी इंपॉर्टेंट पार्ट चढ़ेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, रीजन है उसका, इसको तुम्हें कई जगहों पे क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लो क्या करा गया, अमोनिया की रिएक्शन जब हम कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो रोडियम या फिर प्लैटिनम, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन क्या है, रोडियम या प्लैटिनम कोई भी ले लिया गया और लगभग 800 डिग्री के आसपास ये टेम्परेचर रखा गया, एक स्पीशी बनी नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल, वो अलग कर दो। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, तुम्हें पता है अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन पूछ लिया जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही बनेगा वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन मिल जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन को, क्योंकि 3 पार्ट में जो ऑसवाल्ड प्रोसेस है उसका 3 पार्ट में हम बात करते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन चेंबर होता है, तो ये वाला कैटालिटिक चेंबर में चल रहा है। ऑक्सीडेशन चेंबर में क्या हो रहा है, अभी पहले हम सारी डिटेल्स कर लें। बिल्कुल यही रिएक्शन हो रही कि हम और कुछ नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर रखा और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया तो उन्होंने एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा। एब्जॉर्प्शन टावर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन, जैसे मान लो एब्जॉर्प्शन टावर में हमने क्वार्ट्ज का यूज किया है, क्यों? ऑक्सीडेशन चेंबर का हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री है, क्यों? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये 800 डिग्री पे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। एब्जॉर्प्शन टावर में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन हमारे पास बन रहा है, ये सब चीजें लेके वाटर आया और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है, सबसे पहली चीज, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, प्लैटिनम वगैरह का यूज करते हैं 800 डिग्री, अब ये बड़ा हाई टेम्परेचर है, तो हम मेंटेन कैसे करते हैं? एक शुरुआत में ही प्लैटिनम, क्वेश्चन व्हाई ओनली इनिशियल हीटिंग ऑफ प्लैटिनम इज रिक्वायर्ड, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन खुद क्या है, एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक है तो ये हीट खूब प्रोड्यूस कर रही है और वो हीट इस टेम्परेचर को मेंटेन करे हुए, तो हमें बार बार हीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन क्या है, दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक। लेकिन ऑक्सीडेशन चेंबर में हम देख रहे हैं टेम्परेचर 50 डिग्री आ रहा है, उसका रीजन ये है कि जब इस कम टेम्परेचर, कहाँ 800 डिग्री, कहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर,
तो पहली चीज तो ये जो गैस यहाँ पे बन रही है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है, बड़ी हीटेड गैसेस है। तो इनको क्या करेंगे, इसको हम कूल डाउन करते हैं, तो कूलिंग कॉइल्स वगैरह का यूज होता है। कूलिंग कॉइल्स के बाद हम यहाँ भेजते हैं। ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे टेम्परेचर को लो करने के पीछे ये है कि जो NO2 बन रहा है, अगर हायर टेम्परेचर होगा तो ये NO2 फर्दर डिकम्पोज कर जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो हमें फायदा क्या मिला। तीसरी चीज, एब्जॉर्प्शन टावर में हम लेयरिंग लगाते हैं क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज एक तरह का मटेरियल है एसिड रेसिस्टेंट। तुम्हें पता है HNO3 हाईली कोरोसिव है, तो कोरोड नहीं करता। जब लेयर्स के फॉर्म में होता है तो धीरे धीरे वाटर ऊपर से ट्रिकल करता रहता है, धीरे धीरे आता रहता है और नीचे से एयर ऊपर की ओर जाती है। तो एयर के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम है इंटरैक्ट करने का वाटर के साथ, ताकि क्या हो, ताकि वो रिएक्शन अच्छी तरह से हो जाए, टाइम ज्यादा मिले। क्वार्ट्ज यूज करने का एक रीजन यही है कि वो एसिड रेजिस्टेंट है। तो ये ओसवाल्ड प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है, इसको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखो, रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है प्लैटिनम और ये ऑक्सीडेशन एब्जॉर्प्शन चेंबर की, ये इंपॉर्टेंट चीजें। तो एक और पार्ट बनता है, वो ये क्वेश्चन सुनो। ओसवाल्ड प्रोसेस में जो अमोनिया और ऑक्सीजन हम लेकर चलते हैं, जानते हो वो कितना होता है रेशियो? 1:10 का। क्यों 1:10 का रेशियो क्यों है? क्योंकि चाहे वो एब्जॉर्प्शन टावर हो, हम जो 1:10 का रेशियो लेकर चल रहे हैं अमोनिया और ऑक्सीजन का, उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन तीनों प्रोसेस में यूज हो रहा है। चाहे वो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो सेकेंड एब्जॉर्प्शन चेंबर हो, और चाहे वो ऑक्सीडेशन चेंबर हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन चेंबर हो, तो तीनों ही चेंबर में ऑक्सीजन का यूज है। तो हम 1:10 का जो एयर का लेकर चलते हैं रेशियो 1:10, उसमें भी ऑक्सीजन तुम्हें पता है 21% है, तो इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन उसका हम लेकर चलते हैं एयर का। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, HNO3 जानते हो अगर स्किन पे गिर जाए, अगर तुम लोगों ने लैब में देखा होगा, या लैब में अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोशिश भी ना करना कभी ये करने का, बहुत तेज, क्योंकि एसिड है, कोरोसिव होता है। तो अगर ये पड़ता है तो येलो कलर की स्किन हो जाती है, जानते हो, इसको कहते हैं ज़ेंथोप्रोटोइक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटोइक टेस्ट ये कुछ इस तरह का है। ज़ेंथोप्रोटिक प्रोटीन जो होते हैं हमारे स्किन में, हमारी स्किन बनी है किससे? प्रोटीन से, और प्रोटीन्स बने होते हैं अमीनो एसिड से। अगर ध्यान नहीं, कोई बात नहीं। तो अगर कोई, जैसे बहुत सी चीजों में तुम्हारे पास प्रोटीन्स जहां पे हैं, वहां पे क्या होता है, नाइट्रेशन हो जाता है। HNO3 नाइट्रेट करता है, तुम्हें पता है HNO3 एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट भी है, और नाइट्रेट जैसे ही नाइट्रो ग्रुप जोड़ता है, येलो ऑरेंज कलर का ये स्किन जो होती है येलो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका रीजन है ज़ेंथोप्रोटोइक एसिड। और ज़ेंथोप्रोटोइक एसिड कुछ नहीं है यार, नाइट्रेशन जो अमीनो एसिड्स हैं उनके साथ रिएक्शन हो रहा है HNO3 का, जिसकी वजह से येलोइश नेचर आ रहा है। इसको जल्दी हटाया नहीं जाता, इट टेक्स टाइम फॉर द रिमूवल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज और तुम्हारे पास बनती है कि ज़ेंथोप्रोटोइक एसिड हमने किनारे कर दिया, उसको हटा दिया। एक और पार्ट भी बनता है, तुम्हें पता है HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड, भाई हम लोगों ने क्या कहा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये एसिड भी तो है, लेकिन ये एसिडिक बिहेवियर जल्दी शो नहीं करता। पूछा जाता है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो एसिडिक, नाइट्रिक एसिड किन एलिमेंट्स के साथ एसिडिक नेचर शो करता है, या इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए। कई बुक्स में लिखा है 1%। 1% के साथ साथ हम कह सकते हैं वेरी वेरी डाइल्यूट अगर HNO3 है तो वो एज अ एसिड बिहेव करेगा। कौन से एलिमेंट कह सकते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। जैसे मान लो, अब हमें पता है कि अगर मान लो नाइट्रिक एसिड को हम यूज करा रहे हैं जिंक के साथ, तो ये अगर जनरली क्या रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड तो डिसॉल्व हो जाता है और नाइट्रेट आयन बनाता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब ये इससे पहले ही लेक्चर में देखा। लेकिन अगर ये बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, लगभग 1% के आसपास, तो उस टाइम पे ये नेचर अपना शो करता है एसिडिक। मेटल्स के लिए, कंपाउंड्स के लिए डिकम्पोज करता है। अगर तुमने रिएक्शंस नहीं देखी हैं HCl की, तो अभी इसमें एक ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर तुम जाओ, HCl की जितनी रिएक्शंस हैं ऑलमोस्ट सारी वो रिएक्शंस ये शो करता है। तो देखो, अगर HNO3 एज अ एसिड बिहेव कर रहा है तो याद रखना हाइड्रोजन गैस की एफर्वेसेंस आएगी ही आएगी। अगर HNO3 जो जिंक है, HNO3 अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस की एफर्वेसेंस मिलेगी। इसके अलावा भी तुम्हारे पास है, जैसे तुम्हारे पास 2-3 एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं। एक ब्राउन रिंग टेस्ट है, वो इसमें ऐड करें, आई बटन देख लेना। तो ये नाइट्रिक एसिड का होल सोल कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका है ऑक्सीडेशन नेचर।
ऑक्सीडेशन नेचर उसका तैयार कर लो, लगभग सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि आई बटन दे दिया है तो जो चीज़ें ऐड ऑन है उनको उसमें पढ़ लो। थैंक यू सो मच।